बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा पर कब्ज़े का ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है और आज यौम यकजहती कश्मीर भी मनाया गया, उस हवाले से भी खबर है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, वो भी आपको बताता हूँ। और ख़त के मामले में कुछ ख़त और भी सामने आ गए हैं, वो खतूत के बारे में आपको बताता हूँ और कैसे इमरान खान साहब का ख़त पीछे पीछे है और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आगे आगे है। ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो नया मनसूबा है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप ने गज़ा पर कब्जे का ऐलान करते हुए कहा है कि गज़ा में अमरीकी फ़ौज भेजने को भी उन्होंने कहा जी कि इसका भी इम्कान मौजूद है। और साथ ही नेतन्याहू के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और ये दोनों बैठे हुए थे। एक अमेरिका का सदर है, एक जो है वो इसराइली वज़ीर आज़म है, और इन दोनों ने जनाब बैठ के वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमेरिका के अंदर। वहाँ बड़ा प्रोटोकॉल दिया नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका गज़ा की पट्टी पर कब्जा करेगा और हम इसके साथ भी काम करेंगे। ये नहीं कहा हम इसके मालिक होंगे और वहाँ मौजूद तमाम खतरनाक बमों को और दीगर हथियारों को ख़त्म कर दें, ज़मीन को बराबर करने और तबाहशुदा इमारतों से छुटकारा हासिल करने के जिम्मेदार होंगे। ये एक प्लान दे रहे हैं कि गज़ा को पहले खाली किया जाए, और खाली करने में प्लान ये है कि जो आसपास के जो अरब ममालिक हैं, जो फ़लस्तीनी आबादी गज़ा में मौजूद है, उनको वहाँ पर भिजवाया जाए। यानी अब फ़लस्तीनियों के इनखला का मामला किया जा रहा है कि जो फ़लस्तीन की सरजमीन है, जो गज़ा की पट्टी है, और जो बाकी इलाकों के फ़लस्तीनी हैं, उनको निकाला जाए इस खित्ते से और खाली करवाया जाए। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप का मनसूबा है। और उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा करेंगे, हम इस टुकड़े को संभालने जा रहे हैं जिसे हम तैयार करने जा रहे हैं। यानी वो कहते हैं वहाँ पे हम नई बिल्डिंगें बनाएंगे, नया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो फिर लोग नए सिरे से आके वहाँ पे आबाद होंगे। फिर फ़लस्तीनियों को कौन वापस आना देगा? अगर इतना पैसा वहाँ पे लगाया जा रहा है तो फिर किसी वजह से लगाया जा रहा है ना। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं तवील मुद्दती मलकियत की हैसियत देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इससे मशरिक़ वस्ता के इस हिस्से और शायद पूरे मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्त इस्तेहकाम आ जाएगा। यानी अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाला जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक आइडिया है, और वहाँ पे जिस तरह की जंग हुई है, जितना कत्लेआम हुआ है, वो अपनी जगह पे है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले क्योंकि इन्होंने वार्निंग दी थी, तो जंग बंदी तो इन्होंने करवा दी जो जो बाइडन के दौर में जारी थी। लेकिन अब ये नया मनसूबा आ गया है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नेतन्याहू के साथ बैठ के, इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। ख़ासतौर पर जो हमास है उसका इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल आया है, सऊदी अरब का भी एक रद्द-ए-अमल आया है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमास ने ट्रंप के मंसूबे को कशीदगी पैदा करने का नया नुस्खा करार दे दिया है। यानी हमास के सीनियर रहनुमा समी अबू ज़ारी ने ट्रंप की जानिब से गज़ा के बाशिंदों को मुल्क छोड़ने के मुतालबे की मजम्मत की है, और इसे अफरा तफरी और कशीदगी पैदा करने का नुस्खा करार दिया है। गज़ा को बहुत दफ़ा तबाह किया गया, दोबारा मुसलमानों ने, वहाँ के फ़लस्तीनियों ने गज़ा को तामीर किया। अभी दोबारा से वो फिर कोशिश कर रहे हैं कि गज़ा को दोबारा से तामीर किया जाए और वो रहने के काबिल बन जाए। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद गज़ा के लोग हिम्मत नहीं हारे। तो अब जनाब ये नया मनसूबा आया, इसके ऊपर हमास का जो रद्द-ए-अमल है उसमें उन्होंने इस मुतालबे की मजम्मत की है, और इसे उन्होंने करार दिया कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने के मुतरादिफ है डोनाल्ड ट्रंप का ये नुस्खा, जिससे इस खित्ते के अंदर अफरा तफरी फैलेगी और कशीदगी मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि गज़ा के अवाम इस तरह के मनसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लोगों के खिलाफ कब्जे और जारहियत को ख़त्म किया जाए, ना कि उन्हें उनकी सरजमीन से बेदखल कर दिया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं काबिल अमल नहीं है ये मनसूबा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर बात की है। और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ट्रंप के गज़ा पर कंट्रोल के अज़ाइम का सुनकर हमें धचका लगा है। ये ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टेटमेंट आया, और उन्होंने इसके बारे में ऐसे बात की। सऊदी अरब का भी एक स्टेटमेंट आया है, और सऊदी अरब का स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। सऊदी अरब ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वादे किया कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से मुमलिकत का मौक़िफ़ अटल है, गैर मुतज़लज़ल है और गैर मशरूत है। सऊदी अरब कभी भी किसी किस्म की सौदेबाजी या मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकता। सऊदी अरब से जो बयान जारी किया गया महकमा ख़ारजा से, उसके मुताबिक सऊदी अरब के फ़लस्तीन से मुताल्लिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, और मोहम्मद बिन सलमान ने जो बात दो टोक अल्फाज में पहले कही थी, यही जो है वो सऊदी अरब का मौक़िफ़ है। अच्छा, इसमें मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो क्लियर किया था कि जब तक कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती तब तक इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए जा सकते। यानी सऊदी अरब की जानिब से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने या ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए जो वाहिद शर्त इस वक्त मौजूद है वो ये है कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। ये उनका मौक़िफ़ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मौक़िफ़ दे दिया कि जनाब यहाँ से आप हटा ही दें, जो फ़लस्तीनी है उनको यहाँ से निकाल ही दें, उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों में भेज दें। तो क्या मुख्तलिफ जो अरब ममालिक हैं वो फ़लस्तीन से आने वाले मुसलमानों को अपने पास रखेंगे, और क्या अमेरिका वहाँ पर कोई नया शहर बनाएगा? ये तो मुस्तक़बिल में पता चलेगा, लेकिन इसके ऊपर रद्द-ए-अमल बड़ा अजीबो-गरीब है। अच्छा, कुछ पाकिस्तान के अंदर जो टाउट किस्म के लोग हैं ना, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो नून लीग के बहुत करीबी दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये देखें ना, अब ट्रंप तो फ़लस्तीनियों के खिलाफ है। अब यही ट्रंप जो है वो अगर पीटीआई को सपोर्ट करता है तो पीटीआई फिर तो यहूदियों की एजेंट हो गई। तो मैं एक बार ज़रा क्लियर कर दूं, अमेरिका में किसी की भी हुकूमत आ जाए, उनकी फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में पॉलिसी एक जैसी रहती है।
तरीक़ाकार बदल जाता है। यानी जो बाइडन के दौर में कत्लेआम का तरीक़ाकार था, ट्रंप के दौर में जो है वो इलाका खाली करवाने वाला एक तरीक़ाकार है। तो दोनों इसराइलियों के हमायती हैं और फ़लस्तीनियों के उतने बड़े हमायती नहीं है। तो अमेरिका में जो भी हुकूमत आती है वो फ़लस्तीन के मुकाबले में इसराइल को सपोर्ट करती है। ये बात बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप का करना कराया अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डालना है, तो फिर जो कुछ जो बाइडन ने किया, वहां पे लगभग जो कत्लेआम हुआ जो बाइडन के दौर में 46,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ है, ये जो बाइडन के दौर में, जिनमें 70% खवातीन और बच्चे हैं। अगर वो जो बाइडन के खाते में वो वाला कत्लेआम है तो फिर वो पीडीएम के खाते में डाल दें। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये तजवीज़ पीटीआई के खाते में डालनी है और पीटीआई को यहूदियों का एजेंट कहना है, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी यहूदियों का एजेंट ये कह के कह दे कि इन्होंने 46,000 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का साथ दिया है क्योंकि जो बाइडन इनके साथ था। तो इस बात को आप क्लियर करेंगे। पाकिस्तान का मामला और है, इसराइल और फ़लस्तीन का मामला और है। इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में अमेरिका की हर हुकूमत की एक ही पॉलिसी है। पाकिस्तान के मामले में अमेरिकन हुकूमत तब्दील होने के साथ पॉलिसी तब्दील हो जाती है। तो अपनी अंदरूनी सियासत अपने पास रखें। जहां तक फ़लस्तीनियों का मामला है, कश्मीरियों का मामला है, वो पूरा पाकिस्तान जो है उनका मौक़िफ़ एक जैसा है, लेकिन इस मौक़िफ़ का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने इजाज़त ही कोई नहीं दी। फ़लस्तीन के लिए जो एहतजाज करने निकलता है डंडे मार मार के घुसा देते हैं वापस। इसराइल के खिलाफ करने के लिए निकलता है, जो जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए निकलता है, पाकिस्तानी हुकूमत डंडे मारती है उनको, उनके साथ जुल्म और ज्यादती करती है, उठा के जेलों में बंद करते हैं। जो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता है उसके साथ भी यही करते हैं। अभी जो आज मनाज़िर आए उसके अंदर पुलिस ने धावा बोल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे और कश्मीरी जब निकले हैं तो उनके ऊपर जो है पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज पहुंची कश्मीर का नाम लेके लिबर्टी चौक में, तो माहौल तो ऐसे बनाया था जैसे यहाँ पे कुछ 10,000 बंदा आ जाएगा, तो कोई भी नहीं आया। कल से इन्होंने रोला डाला हुआ कि मरियम नवाज ने लिबर्टी चौक में आना है, मरियम नवाज ने लिबर्टी चौक में आना है, बंदे ही कोई नहीं थे। सिर्फ 2 घंटे का मार्चन देना आलिया हमजा को, या आप अनाउंस करें कि अब से 2 घंटे के बाद जेल से निकालकर इजाजत दी जाएगी यास्मीन राशिद साहबा को कि वो पहुंचेंगी वहां पे लिबर्टी चौक में लाहौर में, तो फिर आप वहां से लिबर्टी चौक में से गाड़ी गुजार के दिखा दीजिएगा, इतना रश हो जाएगा। तो इनकी पॉलिटिकल औकात ही कोई नहीं है, बिल्कुल ही फारिग है, सहाफियों को लेकर खड़ी है और इनका कोई प्रोग्राम इमरान खान की बात के बगैर या इमरान खान का जिक्र किए बगैर कभी मुकम्मल ही नहीं होता। बहरहाल ये कश्मीर के ऊपर सबके बयानात आए हैं, सबके बयानात पाकिस्तान के मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं। सिर्फ एक आदमी का बयान नहीं चलाया जा रहा जिसका नाम इमरान खान है, तो उसका बयान आपके इस चैनल पे हम चला देते हैं। बाकियों का बयान अगर आपने सुनना है तो जाके आप पाकिस्तान के रवायती मीडिया के ऊपर सुन लें। तो कश्मीर पे इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है आज के दिन वो ये है कि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खसूसी पैगाम। यौम यकजहती कश्मीर पर हम इस अहद की तजदीद करते हैं कि हम मिनहसुल कौम कश्मीरियों के हकूक़ के हुसूल तक उनकी सफारती, इखलाकी और सियासी हमायत जारी रखेंगे। 7 दहाइयों से कश्मीर पर तसल्लुत और जबर फस्तायत का राज है, इसके बावजूद कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी मांद नहीं पड़ सका। इसमें अकल वालों के लिए ये पैगाम पिन्हा है कि बंदूक के जोर से नजरियात तब्दील किए जा सकते हैं, ना जज्बा आज़ादी को मिटाया जा सकता है। इससे मेरे इस बयानिए को भी तकवीयत मिलती है कि फ़ौजें तैनात करने से कभी भी सिविल मसाइल का हल मुमकिन नहीं होता। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में इनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। इस खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है, जिसके लिए अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं एक मरतबा फिर आलमी बरादरी से मुतालबा करता हूँ कि वो कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अपना किरदार अदा करे। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैंने मसला कश्मीर उजागर करने के लिए सफारती सतह पर मुसलसल कोशिशें की। मेरा शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और भारत में दोस्ताना ताल्लुकात का क़याम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। पाकिस्तान में जब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस आई, कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए जद्दोजहद को इसी सिरे से दोबारा शुरू किया जाएगा। बहैसियत कौम पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उन पर आज़ादी का सूरज तुलू नहीं होता। इंशाअल्लाह वो दिन आकर रहेगा जब मेरी कश्मीरी कौम को आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना नसीब होगा और इस जन्नत नज़ीर वादी में बंदूकों की बजाय आज़ादी के नगमे गूंजेंगे इंशाअल्लाह। ये स्टेटमेंट है जनाब इमरान खान साहब का, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हुकूमत ने इजाज़त इतनी दी हुई है कि कोई भी कश्मीर के हक़ में या फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा नहीं करेगा, कोई एहतजाज नहीं करेगा, उन्हें डंडे मारे जाएंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, सिर्फ एक चीज़ जो है उसकी इजाज़त है कि हुकूमत एक मौक़िफ़ जारी करेगी और एक स्टीरियोटाइप का स्टेटमेंट हुकूमत हर दफ़ा जारी कर देती है। हुकूमत को सिर्फ इजाज़त है कि वो फ़लस्तीन पर एक स्टेटमेंट जारी कर दे या एक स्टेटमेंट मिसाल के तौर पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, पाकिस्तान की हुकूमत जवाब क्यों नहीं देती इसके ऊपर? जमात इस्लामी को बड़ा शौक था पूछने का, स्टेटमेंट दो, मजम्मत करो, बोलो, तो जमात इस्लामी निकले ना। अब कहे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दो साफ। क्यों नहीं देता जवाब डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आपका ये जो फार्मूला है ये काबिल अमल नहीं, आप ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये पागलपन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लाखों लोगों को उठाएं और गजा की पट्टी से निकाल के एक और जगह पे भेज दें? ये एक इंसानी अलमिया हो जाएगा
और पाकिस्तान को अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए। तो पाकिस्तान के वजीर खारजा को, पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान को, सबसे पहले तो सदर पाकिस्तान को, फिर वजीर आजम पाकिस्तान को, उसके बाद वजीर खारजा को और आर्मी चीफ को, इन 4 बंदों को फौरी तौर पे, आर्मी चीफ का मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्मी चीफ खारजी इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, दुनिया के आर्मी चीफ नहीं करते। दुनिया भर में आर्मी चीफ अपने आप को सियासी और खारजी मामला से अलग रखते हैं, दाखिली मामला से अलग रखते हैं। वो सिर्फ वो ड्यूटी करते हैं जो उनकी जिम्मेदारी लगाई जाती है या आइन के अंदर होती है। लेकिन पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है वो दुनिया के कुछ और इलाकों की तरह के ऐसे आर्मी चीफ होते हैं जो आलमी इश्यूज पे भी बात कर लेते हैं, इंटरनल इश्यूज पे भी बात कर लेते हैं, मईशत के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो यहां पे काम चलता है। तो आर्मी चीफ की ये जिम्मेदारी है कि वो भी कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सख्त ज्यादती की है, बहुत सख्त जुल्म किया है, ये बात करके कि वो गजा को खाली करेंगे और पूरे गजा के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो सदर पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को, वजीर आजम को और वजीर खारजा को, इस वक्त उनकी हुकूमत है, चाहे उनकी जाली हुकूमत है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इस अमल को जो है उसकी मजम्मत करें, क्योंकि उनकी हुकूमत है। अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो हम इमरान खान को कहते, और इमरान खान माजी में डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत कर चुके हैं और बबांगे दोहल कर चुके हैं। इमरान खान साहब के ट्वीट आप निकाल कर देख लें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी मफादात के ऊपर जरब लगाई तो इमरान खान साहब डट कर डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े हुए और उन्होंने ट्वीट्स के अंदर उसको जवाब दिया। तो ये अब जवाब देने की जरूरत करेंगे? क्या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ऐसा कर सकती है? जनरल बाजवा तो नहीं किया था, यानी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का तो रिकॉर्ड ही सीधा है ना। इन्होंने कभी अमेरिका की मुखालफत की नहीं। जो अमेरिका ने कहा इन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह जनाब करा लो। ये तो सियासतदान करते हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को, वजीर खारजा को, नवाज शरीफ को, क्योंकि बाहर है ना, उनकी पार्टी की हुकूमत है, और साथ में आर्मी चीफ को, इनको कहना चाहिए इन सबको कि जनाब ये हरकत गलत की है डोनाल्ड ट्रंप ने, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इस पर एहतजाज करते हैं। अभी देख लेते हैं ना फलस्तीनियों के साथ ये कितना खड़े और कितना नहीं खड़े। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि जुल्म खलीलदाद का भी एक स्टेटमेंट आया। जुल्म खलीलदाद हर थोड़े अरसे बाद एक स्टेटमेंट देते हैं और इनके स्टेटमेंट से इस बात का आइडिया होता है कि अमेरिका में चल क्या रहा है। जुल्म खलीलजाद अपनी असेसमेंट के मुताबिक कहते हैं अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो पाकिस्तान दिवालिया होने का खतरा है। अब कम से कम ये इतना तो जानते हैं ना कि अमेरिका से ही पाकिस्तान रिक्वेस्ट करता है कि IMF से पैसे ले दें, वर्ल्ड बैंक से पैसे ले दें, फलां जगह से पैसा ले दें। तो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट या अमेरिका को जाके हमने कहना होता है कि हमें पैसे लेकर दें। तो जुल्म खलीलजाद को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है या पाकिस्तान ने जो पॉलिसी रखी हुई है ये पॉलिसी काम नहीं करेगी, बल्कि काम उल्टा होता चला जाएगा और आने वाले दिन में मईशत को झटके लगेंगे। और जब आप अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे तो टैक्सेस जितने मर्जी लगा लें, जितनी तेजी से पाकिस्तान के ऊपर कर्जे बढ़ रहे हैं और जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, इस वीलॉग में फिर कहूंगा कि नाजरीन पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हो रही। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की जो शरह थी उसके बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें कुछ कमी आई है। मिसाल के तौर पर पहले महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार थी वो आप समझ लें वो हर एक दिन के बाद आप 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे जा रही थी, आप ये समझ लें। तो अब वो जा रही है 52, 54, 56, 58, जाओ ऊपर ही रही है। ये नहीं हो रहा कि वो 50 से नीचे 40 पे और 30 पे और 20 पे आ गए, ये नहीं हो रहा। महंगाई जब नीचे आएगी तो इमरान खान के दौर से चीजें सस्ती हो जाएंगी ना भाई। इमरान खान के दौर से तो चीजें बहुत महंगी हो गई, कई गुना कीमत बढ़ गई और अभी मजीद बढ़ती चली जा रही है। हो ये रहा है कि जो महंगाई पहले बहुत स्पीड जा रही थी ना, फरारी बनी हुई थी, जेट इंजन की तरह महंगाई जा रही थी, वो अब अभी भी ऊपर ही रही है। यानी गरीब आदमी की खाल पहले बड़े वाले छुरे से उतारी जा रही थी ना, तो वो जो बाकी सारी खाल उतार दी है ना, तो बाकी हिस्से को उतारा जा रहा है बारीक वाली छुरी के साथ। आप ये समझ लें कि महंगाई बढ़ रही है, उसके बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है, क्योंकि पिछले दिनों वो इतनी तेजी से बढ़ी है, इतनी तेजी से बढ़ी है कि उस रफ्तार से हमेशा वो बढ़ ही नहीं सकती। एक जगह पे जाके उसको थोड़ा सा कम रफ्तार से बढ़ना होता है। होना तो ये चाहिए था कि वापस नीचे जाती, लेकिन वापस नीचे अभी तक नहीं जा रही। ये जो भी आपको कहता है कि महंगाई कम हो रही है वो झूठ बोलता है। महंगाई बढ़ने की शरह कम हो रही है, उसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो रही है, महंगाई कम नहीं हो रही। ये बात हमें हमेशा अपने ज़हन में रखनी है। जो भी ये प्रोपेगेंडा करे उसके मुंह पे खड़े होकर कहेंगे जनाब आप गलत कह रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया। उसने कहा जी यूनाइटेड स्टेट्स की जो एड है, US एड का जो प्रोग्राम है, पाकिस्तान में बहुत ये प्रोग्राम चलता है। बड़ा पैसा पाकिस्तान के अंदर लोग खाते हैं, सुरखे बुरखे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, NGOs बनाई हुई है, पैसा वैसा इसका खाते हैं। और वो सारे वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है पाकिस्तान की, और ये सारे रल मिल के खाते हैं पैसा। तो US एड में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चल गया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा जी इसको बंद कर देंगे। और इलन मस्क तो यहां तक कह रहा है कि इसको हम ऑडिट करेंगे, हम चेक करना चाहते हैं जनाब कि ये पैसा गया किधर। और अगर US एड का ऑडिट हो गया ना पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत सारे शुरफा जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने इंसानी हकूक के झंडे बुलंद किए हुए हैं, हम ये हैं तो हम वो हैं, उनकी जायदादें निकलेंगी, आपको पता चलेगा इन्होंने पैसा बनाया कैसे। काम करते कोई नहीं है, एक NGO बनाई हुई है, धड़ाधड़ पैसा बनता जा रहा है, जमीन से आसमान पे जा रहे हैं। तो ये US एड का पैसा है जो बहुत सारे लोगों को कखपति से लखपति या बहुत ज्यादा अमीर करके चला गया। तो ये वो पैसा है जो ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो यौम स्याह है उसकी तैयारियां बहुत तेज कर दी हैं।
आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्चुअल जलसा भी हो रहा है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके चंद घंटे बाद ये शुरू हो जाएगा और इसमें पार्टी की तकरीबन सारी क़यादत आ रही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अलग चीज़ है। यानी ये वर्चुअल जलसा ये किसको आइडिया था? पाकिस्तान की सियासी तारीख के सारे डायनामिक्स बदल दिए इस पॉलिटिकल पार्टी ने। इमरान खान साहब बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस है, अजीबोगरीब काम कर दिए उन्होंने और किसी को भी इमरान खान का कोई काम पहले समझ नहीं आया। सारे ताने देते थे सोशल मीडिया की पार्टी है, आज सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन से ही बात नहीं आते। सारे पैसे खर्चने के सोशल मीडिया पे हम भी किसी ना बन जाए, उसको पहले समझ आ गई थी। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में जो जो कुछ किया ये बाकी सियासतदानों को 5 साल 3 साल के बाद समझ आई कि उसने जो किया वो उसने ठीक किया और इनको फॉलो करना पड़ा इमरान खान को। अब एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी पूरी लिस्ट आ गई है, ये लिस्ट आप देख भी सकते हैं। इस लिस्ट के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करने जा रहे हैं, यौम स्याह मनाने जा रहे हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है जो पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा और हर तरफ इसके ऊपर बात होगी। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर 1 साल पहले मैंडेट चोरी किया गया था और उस मैंडेट को चोरी करने के बाद एक जाली असम्बली बनाई गई, उससे जाली तरमीम करवाई गई, उसके बाद अदलिया पे कब्जा किया गया और उसके बाद जो है मीडिया पे भी कब्जा कर दिया गया। इख्तलाफ राय की सारी आवाज़ों को दबा लिया गया। अब पाकिस्तान में जो है वो रियासत सिर्फ एक बंदूक के जोर पे खड़ी है और इसके बीच में कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। खत की बात हो रही थी नाज़रीन, तो खत के ऊपर वो लोग तनकीद कर रहे हैं। मैं एक वाकया मुझे याद आ गया, छोटा सा मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने एक सबीक आज़मी साहब को इंटरव्यू दिया था, उसमें ही सुनाया था मैंने। काफ़ी पुरानी बात है, मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे इलाके में एक दर्जी होता था, वो कपड़ों के ऑर्डर ज़्यादा ले लेता था और ईद पे ऑर्डर पूरे नहीं होते थे तो दुकान बंद करके भाग जाता था। तो ऐसे ही किया उसने। मेरा एक दोस्त है, वो बेचारी पूरी फैमिली ने ईद के कपड़ों के बगैर पुराने कपड़ों के साथ नमाज़ पढ़ी। वो जब ईद के बाद वापस आया, कोई हफ्ता डेढ़ के बाद, अपनी दुकान उसने खोली तो ये मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने कहा चले खान साहब ज़रा उसकी दुकान पर चलते हैं दर्जी की। अब मैं ज़रा बॉक्सिंग खेलता था, उसे लगा कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा वहाँ जाके। वो मुझे अपने साथ, मैंने उसको मना किया, मैंने कहा क्या करेंगे लड़के? कहता जी नहीं, वो मैंने कहा तूने खुद धोखा खाया, वो हर एक को धोखा देता है, हर साल यही करता है, उसको कपड़े देने ही नहीं थे। उसने कहा जी मेरे साथ चले, मैंने उसको नहीं छोड़ना। मैं उसके साथ चला गया। वो दर्जी ने कहीं हमें दूर से देख लिया और वो पीछे छुप के बैठ गया, काउंटर के पीछे नीचे बैठ गया। हम लोग वहाँ पहुँच गए। हम वहाँ गए, जाके उसके लड़के से पूछा जी वो किधर है? तो उसने कहा जी वो तो कहीं गए हुए हैं, जब आएंगे तो फिर आप बाद में आ जाइएगा। उसने जान छुड़ाई, दर्जी चुप गया, नीचे बैठ गया क्योंकि ये बंदा बड़े गुस्से में था जो मेरे साथ गया था। हमारी नज़र एक शीशे में पड़ी जो साइड में नीचे लगा हुआ था, उस शीशे में हमें वो बंदा बैठा हुआ नजर आ गया। अब जो मेरे साथ मेरा दोस्त था उसने उसको गालियां देना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसको इंस्टिगेट कर रहा है, उसे गुस्सा दिला रहा है कि दर्जी खड़ा हो और सामने आ जाए। और वो दर्जी नीचे बैठ के ना ऐसे नोडिंग कर रहा है कि इनको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ, और वो गालियाँ सुन रहा है बेशर्मों की तरह। तो ये जो बहुत सारे टाउट्स हैं ना जो कहते हैं खत मिला ही नहीं, खत पहुँचा ही नहीं, खत रिसीव ही नहीं हुआ, तो इसी तरह वो दर्जी भी समझ रहा था कि उसे कोई गाली रिसीव नहीं हो रही, जो उसके बारे में जज्बात हैं वो उस तक नहीं पहुँच रहे। देखिए मैसेज पहुँच जाता है, आप ना माने तो ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मुझे वो वाला वाकया भी याद आ गया इससे, लेकिन कोई बुरा ना बनाए इस वाकये का, एक एक्चुअली वाकया मुझे याद है। लेकिन ये जिन लोगों के लीडर ने खत लिखे हो ना कि जनाब बड़ी मेहरबानी, ये शहबाज शरीफ का खत है एक, कि जनाब बड़ी मेहरबानी मेरे भाई के कमरे का एसी ना उतारा जाए, जिन्होंने इस तरह के खत लिखे हो ना, जिन्होंने स्टाम्प पेपर लिखने की जिन्हें आदत हो, उन्हें क्या पता कि ओपन लेटर क्या होता है? स्टाम्प पेपर लिखने वाले को क्या पता कि एक ओपन लेटर क्या होता है? एसी बचाने की दरखास्त करने वाले को क्या पता कि एक ओपन लेटर क्या होता है? ये जो लोग खत लिखकर देकर चले गए थे पाकिस्तान से बाहर मुशर्रफ के साथ डील करके, उन्हें क्या पता कि ओपन लेटर क्या होता है? ओपनली आर्मी चीफ को खत कैसे लिखा जाता है कि आपके इदारे में ये चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान ये सफ़र कर रहा है, लिहाजा इन चीज़ों को दुरुस्त करें ताकि पाकिस्तान की मदद हो और पाकिस्तान आगे बढ़े। तो ये लोग समझ नहीं सकते इस चीज़ को क्योंकि इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इनकी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। तो इमरान खान इनसे बड़ा लीडर है, उसको इनसे ज़्यादा चीज़ों की समझ है। तो स्टाम्प लिखने वाले ना खत की अहमियत कभी नहीं समझेंगे, तो इनके साथ सर खपाने से बेहतर है कि जहां ये खत पहुंचा है उसका इंपैक्ट भी है और आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।